Hello everyone, a very good evening to all of you. एक बार जल्दी सभी लोग ऑडियो और वीडियो कंफर्म करेंगे। साथ ही साथ आप में से कोई एक जन जाके ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो क्लास स्टार्ट हो गई है। आप में से कोई भी एक जन जाके ग्रुप में मैसेज कर दीजिए क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए, सब कुछ क्लियर है। 2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी लोगों का भी, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं फाइनली। तो एक चीज, जैसे अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, है ना, हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको समझनी है, कभी कभी एग्जाम में हमसे पूछा जाता है टोटल पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप व्हेन रिफर टू प्राइमरी, ये कितना होगा? क्या बोला मैंने, समझना सभी लोग। मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको मैंने क्या चीज बोली है आपको। कभी कभी आपसे पूछा जाता है आपसे टोटल पर यूनिट, टोटल पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप, रेजिस्टेंस ड्रॉप व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी, व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी, क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू होती है आपके पास यहाँ पे, याद रखिएगा, I1, किसके लिए होती है, I1 R01 डिवाइडेड बाई E1 डिवाइड बाय E1 इंटू 100। ठीक है, ओके। सेकेंड चीज आपसे, अगर यही चीज पूछ लिया जाएगा यहाँ पे, क्या बोलोगे? अगर सिमिलरली मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, क्या बोला है मैंने, टोटल पर यूनिट रेजिस्टेंस ड्रॉप व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इसके बाद होगा सेकेंडरी में क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा आपका, सेकेंडरी साइड में क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा आपके पास, I2 R02, I2 R02 डिवाइडेड बाय सेकेंडरी साइड का वोल्टेज E2 इंटू 100। और याद रखिएगा, जो टोटल पर यूनिट रेजिस्टेंस है विद रिस्पेक्ट टू विथ व्हेन फ्रॉम रिफर टू प्राइमरी विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल पर यूनिट इंपीडेंस ड्रॉप, रेजिस्टेंस ड्रॉप व्हेन रिफर टू सेकेंडरी। मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूं और इसको मैं इक्वेशन 2 बोलूं, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में बराबर होते हैं। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो याद रखिएगा इक्वेशन 1 इज ऑलवेज इक्वल टू इक्वेशन 2। ठीक है ना, याद रखिएगा इक्वेशन 1 हमेशा बराबर होता है इक्वेशन 2 के। ठीक है, हम चाहे तो इसको हम लोग परसेंटेज रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, जिससे जो परसेंटेज रेजिस्टेंस, जिससे जो परसेंटेज आपका, ये भी आपका परसेंटेज, दोनों बराबर होंगे, परसेंटेज रेजिस्टेंस, इसको हम लोग आपका परसेंटेज रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, सिमिलरली जो मैंने आपको यहां पे बताया, सिमिलरली आप लोग यहाँ पे परसेंटेज रिएक्टेंस भी बता सकते हैं, फॉर्मूला है ना।
परसेंटेज एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिमिलरली ऐसे करोगे, I1 X01 डिवाइड बाई E1 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज रिएक्टेंस, या फिर आप इसको बोल सकते हो आपके यहाँ पे क्या, I2 X02 डिवाइड बाई E2 इंटू 100। ये फॉर्मूला भी आपका यहाँ पे रेडी हो चुका है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगेन बोल सकते हो परसेंटेज रिएक्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी इक्वल्स टू परसेंटेज रिएक्टेंस विथ व्हेन रिफर्ड टू सेकेंडरी। लिखना आप लोग यहाँ पे एक रिजल्ट है, परसेंटेज रिएक्टेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी, ऑफ ट्रांसफॉर्मर विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी इक्वल्स टू परसेंटेज रिएक्टेंस when परसेंटेज रिएक्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंडरी। ठीक है, तो ये चीज भी आपके पास यहाँ पे, ठीक है। चलो ओके, अब हम लोग बात करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर में किसके बारे में, लॉसेस के बारे में, कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में, अच्छा लॉस के पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, इक्विवेलेंट सर्किट, है ना। हाँ, अपने ट्रांसफॉर्मर में इक्विवेलेंट सर्किट भी पहले देख लेते हैं। हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है उसको पहले देख लेते हैं। पहले हमारा होता है एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास कैसा होता है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन देख लेते हैं। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हमारे पास कैसा होगा, हमारे पास जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट होता है ट्रांसफॉर्मर का, वो ऐसा होता है, देखना। सबसे पहले तो यहां पे आता है आपके पास R1 X1, ये R1 हो गया। फिर यहां पे आता है आपका X1, फिर यहां पे आता है नो लोड ब्रांच R0 X0, ठीक है। यहां पे आती है आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। ये आपका R1 X1 R0 X0 ये हो गया। फिर इसके बाद आपका होता है यहां पे सेकेंडरी वाइंडिंग, यहां पे हो जाएगा आपका R2, फिर हो जाएगा यहाँ पे X2, R2, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे X2, यहां पे हो जाएगा आपके पास लोड। दिस इज योर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। ये आपका क्या है, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट होता है ट्रांसफॉर्मर, इसी को हम बोलते हैं आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। सर मशीन का फॉर्मूला का डिडक्शन के लिए कौन सा बुक फॉलो करें, सजेस्ट करिए प्लीज। मेंस एग्जाम के लिए सभी बुक अच्छी हैं यार ना, मुझे अभी तक तो ऐसी कोई बुक नहीं लगी खराब। जेबी गुप्ता भी अच्छी है, अशफाक हुसैन भी अच्छी है, पीएस भीमरा भी अच्छी है ना। किसी बुक को फॉलो कर सकते हो ना, मैंने सभी को देखा है तो सब ठीक लगी मेरे को। जेबी गुप्ता भी अच्छी है ना, जेबी गुप्ता भी अच्छी है, पीएस भीमरा भी अच्छी है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। अब मैं क्या करता हूं, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट दूसरा बनाता हूं, जब मैं क्या करता हूं, इसको रिफर कर दूंगा सेकेंडरी वाली चीजों को प्राइमरी साइड लेके आता हूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन रिफर टू प्राइमरी। तो मेरे पास कैसा बनेगा, देखना सभी लोग, एग्जैक्ट मेरे पास कैसे बनेगा यहाँ पे सभी लोग देखना। पहले मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर दूं यहाँ पे,
ठीक है, चलिए तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि हमारा एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनेगा। एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन रिफर टू प्राइमरी, मैंने बात करी यहां पे किसकी, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन रिफर टू प्राइमरी, व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी कैसा बनेगा सभी लोग देखेंगे यार। यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क ऐसा कुछ बनेगा। सबसे पहले तो आता है यहाँ पे R1, फिर यहाँ पे आता है X1, ठीक है, फिर यहाँ पे नो लोड ब्रांच जिसको हम बोलते हैं R0 X0। अच्छा, नो लोड ब्रांच में यहाँ पे लिख लीजिएगा यार, जो R0 है ना उसमें कौन सी करंट होती है, IW, है ना, पहले कभी ना कभी बताया था मैंने। और X0 में कौन सी करंट होती है आपकी, IMU। यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं, घबराइए नहीं, यहाँ पे भी लिख दूंगा मैं। ये आपका मान ली था यहाँ पे क्या, R0, यहाँ पे था आपका ये X0। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, दिस इज योर R1, दिस इज योर X1, R0 X0 IW IMU। यहां तक तो हो गया था। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आया है वो हो जाएगा आपका R2 डैश, क्योंकि वो सेकेंडरी साइड से आया है, तो आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, ये R2 डैश, फिर ये हो जाएगा आपका X2 डैश, फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका ZL डैश, मतलब लोड भी आ जाएगा ना इधर साइड। दिस इज योर सेकेंडरी वाले पैरामीटर, प्राइमरी साइड आ गए, तो R2 डैश हो गया, ये X2 डैश हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R2 बाई के स्क्वायर, X2 बाई के स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा ZL डैश, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ZL बाई के स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट व्हेन रिफर्ड टू प्राइमरी, ये आपका हो गया। अब आप क्या करते हो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे करते हो अप्रोक्सीमेशन, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम यहाँ पे जो R1 X1 जो यहाँ पे है ना, इस चीज को हम जो R1 X1 यहाँ पे है इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब कुल मिला के हम लोग नो लोड वाली, जहां पे मतलब करंट I0 भी होगी, यहाँ पे करंट ये I0 है, यहाँ पे करंट I1 है, मतलब यहाँ पे कौन सी करंट, दोनों करंट है ना, I1 प्लस I1 ऑन है। कुल मिला के आप ये वाले पैरामीटर को आप इधर लेके आए, मतलब नो लोड में आपका जो ड्रॉप हो रहा है आप उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका क्या, उसी को हम बोलते हैं आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। आपका ये बनता है ना कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, तो समझ में आया आपको क्या करना है, आपको जो R1 X1 है उसको इधर शिफ्ट करना है, दैट्स इट। ये होता है आपका फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये नो लोड ब्रांच पहले आ जाएगी, ये ठीक है, और यहां पे आपका हो जाएगा ये R2, मतलब R01, यहां पे हो जाएगा आपका X01। दिस इज अवर फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे क्या था, ये R0 था, यहाँ पे X0 था, यहाँ पे I0 करंट है, ये आपका हो जाएगा R01, ये हो जाएगा आपका X01, दिस इज जो ZL डैश। इस अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या किया है, किस चीज को एलिमिनेट करके किस चीज को हमने लाइटली ले लिया है, हमने यहाँ पे I1 I0 Z1 जो आपका वोल्टेज ड्रॉप रहा था उसको हमने इग्नोर कर दिया है। क्या इग्नोर कर दिया है, I0 Z1 जो यहाँ पे पहले हो रहा था ना, I0 Z1 वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था इसमें, अब वो इधर आ गया तो इसमें वो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। I1 I0 Z1 को हमने क्या किया, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हमने,
नेग्लेक्ट कर दिया है ना, इस अप्रोक्सीमेशन में हमने इस वैल्यू को नेग्लेक्ट किया। क्वेश्चन बनता है ये चीज है ना, ठीक है, आपने इसको नेग्लेक्ट किया, साथ ही साथ इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो सकता था आई नॉट स्क्वायर आर वन, उसको आपने नेग्लेक्ट किया। क्या नेग्लेक्ट किया? आई नॉट स्क्वायर आर वन, ये जो कॉपर लॉस है ना, ये आपका कॉपर लॉस है, उसको भी आपने नेग्लेक्ट किया है। अप्रोक्सीमेशन लेने में आपने इन दो वैल्यू को नेग्लेक्ट किया। ये हमारा हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। ये फर्स्ट पेज है क्या? नहीं, हाँ वो पहले वाला फर्स्ट पेज था, ये तो अभी सेकंड पेज में हम लोग हैं। ठीक है, ओके, ये तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो गया। हम लोग को एक सेकंड अप्रोक्सीमेशन भी यहां पे करना होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नो लोड ब्रांच को एलिमिनेट कर देते हैं। मतलब जहां पे आर नॉट एक्स नॉट है, हम उसको ही हटा देते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना, कभी पूछा जाए कि सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हम लोग क्या करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, नो लोड ब्रांच को ही एलिमिनेट कर देते हैं, उसको बोलते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में क्या करते हैं हम लोग, नो लोड ब्रांच को एलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे पास जो हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कैसे बनेगा, ऐसा आएगा हमारे पास यहाँ पे क्या, R01 X01 और ZL डैश, R01 X01 एंड ZL डैश। R01 X01 ZL डैश। तो क्वेश्चन बनता है ये वाला कि सेकेंड अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या अप्रोक्सीमेट किया है, हमने यहाँ पे नो लोड ब्रांच पैरामीटर को इलिमिनेट कर दिया है। लिखना आप लोग यहाँ पे, नो लोड ब्रांच इज इलिमिनेटेड, नो लोड संट ब्रांच, इसको बोलते हैं संट ब्रांच, पैरेलल में जो रहेगा, नो लोड संट ब्रांच इज इलिमिनेटेड या फिर नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सेकेंड अप्रोक्सीमेशन। अब हम बात करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर में लॉसेस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर में किसके बारे में, थोड़ा सा अपने लॉसेस के बारे में बात करते हैं कि हमारे ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं और कैसे निकालते हैं लॉसेस के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारे पास लॉस होता है उसको हम बोलते हैं आपका कौन सा लॉस, कॉपर लॉस। मतलब किसको बोलते हैं हम कॉपर लॉस, आई स्क्वायर आर लॉस को बोलते हैं कॉपर लॉस, और किसको बोलते हैं, तो हमारे पास जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें कौन सा कॉपर लॉस था, I1 स्क्वायर R1, जो तो हमारे पास प्राइमरी वाइंडिंग में कॉपर लॉस। सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या हो जाएगा आपके पास, I2 स्क्वायर R2, ये होता है हमारा कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस हमारे पास ये। लेकिन अगर मान लो हमारे पास दो R2 को हम प्राइमरी साइड लेके आ जाए, अगर हम R2 जैसे हमने यहाँ पे प्राइमरी साइड लेके आए तो क्या हो जाएगा, R01 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉपर लॉस कितना होगा आपका, I1 स्क्वायर R01, ये फॉर्मूला भी सेम, बिल्कुल सही फॉर्मूला ना, सेम फॉर्मूला। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो कॉपर लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, I2 स्क्वायर R02। इन तीनों से ही आपका जो कॉपर लॉस आएगा वो तीनों की वैल्यू बराबर बराबर आएगी। अब कभी कभी क्वेश्चन ये बनता है आपके सामने कि मान लो अगर आपके पास फुल लोड कॉपर लॉस पता है तो हाफ लोड पे कॉपर लॉस कितना होगा। तो यहां पे क्वेश्चन कैसे बनता है कि अगर पूछा गया आपसे एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड, एक्स फ्रैक्शन ऑफ मतलब हाफ, एक्स मतलब यहाँ पे क्या, हाफ फुल लोड है ना, कुछ बोल सकते हैं यहाँ पे, एक्स फ्रैक्शन ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस विल बी, एक्सप्रेशन ऑफ कॉपर लॉस विल बी, तो कितना हो जाएगा आपके पास ये, एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। मतलब अगर आपके पास फुल लोड कॉपर लॉस 100 वॉट है, लोड को आपने हाफ कर दिया, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, तो कितना हो जाएगा आपका हाफ लोड कितना कॉपर लॉस होगा, तो क्या बोलोगे 1/2 का स्क्वायर इंटू 100, तो 1/2 का कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 100 कितना हो जाएगा 25 वॉट। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं, आप लोग इस फॉर्मूले को भी याद रखिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे हो गया कॉपर लॉस के बारे में। हमारे पास जो सेकंड लॉस होता है उसको हम बोलते हैं आयरन लॉस।
ठीक है। तो आयरन लॉस हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। हमारे पास दो टाइप के आयरन लॉस होते हैं, या फिर इनको कोर लॉस भी बोलते हैं। आयरन लॉस या फिर हम इनको कोर लॉस भी बोलते हैं, और कोर लॉस। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, तो ये जो आयरन लॉस होते हैं, जो कोर लॉस होते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका, एक होता है आपके पास यहाँ पे हिस्टेरेसिस एरर, एक होता है आपका एडी करंट एरर। पहला होता है मान लिया यहाँ पे कौन सा? एडी करंट एरर। दूसरा आपका होता है, सॉरी एरर नहीं बोलेंगे, लॉस बोलेंगे यार, मेजरमेंट नहीं पढ़ रहे अपन, मशीन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे लॉस होगा ना, एडी करंट लॉस। और दूसरा आपके पास होता है यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस में कुछ टर्म्स का आपका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे क्वेश्चन बनते हैं आपके पास। एक बनता है आपके पास यहाँ पे रिटेनेटिविटी, है ना। रिटेंटिविटी मतलब क्या होता है कि जब हम लोग कोर को मैग्नेटाइज करते हैं, है ना, और मैग्नेटाइज करते हैं, करंट को रिमूव कर देते हैं, तब भी उसमें कुछ रेसिडुअल फ्लक्स बच जाता है। उस कैपेबिलिटी को हम बोलते हैं रिटेनेटिविटी। हमारे कोर की एक कैपेबिलिटी, जब हम सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सप्लाई जीरो कर देते हैं, तब भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, रहता है, उसी को हम बोलते हैं आपका रिटेंटिविटी, है ना। एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि रिटेंटिविटी क्या होता है ना। तो याद रखिएगा, क्या बोला मैंने आपके सामने यहाँ पे? रिटेनेटिविटी। आपको बीएच कर्व से बताता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे आपका ये बीएच कर्व बनाया मैंने, क्या बनाता हूँ यार मैं, ठीक है। ये तो जैसे आप इस पॉइंट पे देखो, ये आपका मान लो क्या है? करंट है। ये आपका यहाँ पे फ्लक्स है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो ये आपका बी है, ये आपका एच है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को मैं ए बोलूं, तो ए पॉइंट पे देखो करंट जीरो है। ए पॉइंट पे करंट जीरो है ना। पी पॉइंट लेते हो, आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ए बी में। ये पी पॉइंट है। पी पॉइंट पे आपका करंट जीरो है, बट फ्लक्स आपका प्रेजेंट है। तो इस हमारे कोर की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिटेनेटिविटी। कुछ फ्लक्स को अटेन करना इवन द करंट इज जीरो, इसी को हम बोलते हैं रिटेनेटिविटी, आपकी प्रॉपर्टी, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या बोला मैंने? एक टर्म लिखना, क्या बोला मैंने? रिटेनेटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होती है? यहां पे लिख लीजिएगा, एट पी करंट इज जीरो, करंट इज जीरो, बट लिटिल फ्लक्स इज प्रेजेंट। है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। ठीक है, ओके। तो अब देखो हमको क्या करना पड़ रहा है? फ्लक्स को जीरो बनाना, मतलब इस क्यू पॉइंट की बात करेगा हम यहाँ पे, इस क्यू पॉइंट की, इस क्यू पॉइंट की हम बात करें, क्या मान लो पी हो गया, पी पॉइंट कौन सा मान लो यहाँ पे मैं? जेड पॉइंट है ना। क्यू लिखो तो मतलब फाइव थोड़ा दिखेगा, सिमिलर दिखेगा, तो मैं क्यू नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, जेड पॉइंट ले लिया मैंने। तो अगर मैं इस जेड पॉइंट पे देखूं, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स जीरो है, लेकिन करंट निगेटिव है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हमको जो रेजिडुअल फ्लक्स था उसको जीरो बनाने के लिए एक निगेटिव साइड, हमको निगेटिव सप्लाई देनी पड़ रही है, निगेटिव फोर्स देना पड़ रहा है। उस फोर्स को हम बोलते हैं कोहर्सिव फोर्स। ठीक है ना। हमको जो रिटेंटिविटी में जो हमको फ्लक्स मिल गया था, उसको जीरो बनाने के लिए हमको एक रिवर्स सप्लाई देनी पड़ती है, निगेटिव करंट देनी पड़ती है, निगेटिव फोर्स देना पड़ता है, जिससे हमारा फ्लक्स जीरो हो जाए। उस फोर्स को हम बोलते हैं आपका कोहर्सिव फोर्स। ठीक है ना। तो लिखना आप लोग यहाँ पे किसके बारे में? कोहर्सिविटी। कोहर्सिविटी क्या होती है? लिख देता हूं यहाँ पे मैं, एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, क्यू सॉरी आपका फ्लक्स इज जीरो,
फ्लक्स इक्वल टू जीरो कब हुआ? व्हेन नेगेटिव सप्लाई, नेगेटिव फोर्स अप्लाई, व्हेन नेगेटिव फोर्स, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे फोर्स मतलब जैसे करंट की बात कर रहे हैं, माइनस ऑफ आई, यहां पे करंट होगी ना कुछ, माइनस ऑफ आई इज गिवन, उसको हम बोलते हैं आपका कोहर्सिव फोर्स। ठीक है, समझ में आया सभी को? दो चीजों के बारे में बताया मैंने बीएच कर्व में, ये बहुत मतलब ये आप समझ लीजिए कि मटेरियल साइंस में इसका क्वेश्चन बनता है। सहा का कुछ डाउट है? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आर जी वन के फॉर्मूले में आर वन आ रहा है, तो आई स्क्वेयर आर वन नेग्लेक्ट कैसे हुआ? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में आर जी वन का फॉर्मूला, तो देखो 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 समझना, आप ये समझना, जैसे मान लो एग्जांपल लेना, यहां पे आपकी करंट आ रही है 5 एम्पियर, है ना, इसमें जा रही है मान लो 1 एम्पियर, इसमें जा रही है 4 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर आप इस ब्रांच को पहले ले आए, है ना, तो आपके पास क्या हुआ, ये जहां पे इसमें 1 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर हो गई, यहाँ बाकी 4 एम्पियर हो गई, मतलब कुल मिला के इसमें 4 एम्पियर है ना। अब पहले इसमें हम 5 एम्पियर मान रहे थे, तो 5 ही थी यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे 4 मान रहे हैं हम, यहाँ पे तो 1 एम्पियर कम हुई ना, है ना। तो हम लोग मतलब कुल मिला के आई नॉट स्क्वायर आर वन वाली पावर को निगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें किसके बारे में, हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में, तब जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है डब्ल्यू एच, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बोलोगे, डब्ल्यू एच होता है फॉर्मूला आपका, डब्ल्यू एच बराबर इक्वल टू एक ईटा कांस्टेंट है, ईटा बी एम की पावर 1.6 एफ इंटू वी, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है हिस्टेरिसिस लॉस का। फॉर्मूला क्या है आपके पास, डब्ल्यू एच इक्वल्स टू मतलब हिस्टेरिसिस लॉस इक्वल्स टू ईटा बी एम मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू वी। वी यहाँ पे क्या आपका वॉल्यूम है, इसको वोल्टेज मत समझिएगा, ये आपका क्या है, वॉल्यूम है, इसको आप वोल्टेज मत समझिएगा ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोर, लिख देता हूँ यहाँ पे V इज नॉट, यहाँ पे लिखता हूँ V आपका यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज योर वॉल्यूम ऑफ कोर। ये डब्ल्यू एच हो गया। डब्ल्यू ई की वैल्यू क्या होती है वो भी लिख लो, डब्ल्यू ई मतलब एडी करंट लॉस होता है आपका, डब्ल्यू ई इक्वल्स टू, एक इसमें भी कांस्टेंट आएगा के, कोई भी कांस्टेंट मान लो, के मान लो यहाँ पे, के इंटू आपका हो जाएगा बी एम स्क्वेयर एफ स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर। टी यहाँ पे क्या आपका थिकनेस, किसकी थिकनेस है आपकी, ये लेमिनेशन की। ठीक है ना, तो यहां पे मैंने आपको दोनों वैल्यू बता दी हैं कि आपका एडी करंट लॉस कितना होता है और आपका हिस्टेरिसिस लॉस कितना होता है। ठीक है, तो अब इसमें बड़े क्वेश्चन बनते, बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते, कैसे बनते हैं वो थोड़ा सा आपको बताता हूं, किसके थ्रू, आपको केसेस के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट केस के थ्रू बनते हैं। मतलब क्वेश्चन बनता है आपके पास कि अगर आपका, मतलब क्वेश्चन बता दो पहले कैसे बनते हैं। क्वेश्चन आपसे बनता है कि मान लो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, उसमें हिस्टेरिसिस लॉस है मान लो 100 वॉट, 100 वॉट आपका हिस्टेरिसिस लॉस है। कब है, जब आप इसका 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज में ऑपरेट करें तब। लेकिन अगर मैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज को कम करके 110 और 25 हर्ट्ज कर दूं, तो उस टाइम पे मेरा डब्ल्यू एच कितना हो। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या फिर बोल देता कि मैं वी जो आपका वोल्टेज को 300 वोल्ट कर दूं, फ्रीक्वेंसी को 50 हर्ट्ज कर दूं, तब क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, हिस्टेरिसिस एरर के बारे में बात, है ना, हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में बात करते
ठीक है। अगर हम हिस्टेरिसिस लॉस के बारे में बात करें तो क्या होगा, एक मिनट ना, कुछ खाता चलो ना बीच में। हम्म, तो मेरे पास हिस्टेरिसिस कितना होता है आपका, ये होता है WH इक्वल्स टू ईटा BM का पावर 1.6 F इंटू वी, ये होता है। अगर मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे केस 1, केस 1 क्या लिया मैंने कि मान लो अगर आपका V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट है, मान लिया मैंने यहाँ पे, आपने आपकी ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में आपके पास यहाँ पे V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, आपका BM कांस्टेंट है। अगर आपकी ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग में V बाय एफ कांस्टेंट है मतलब BM कांस्टेंट है, तो आपका WH किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, WH प्रोपोर्शनल हो जाएगा। देखो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ईटा ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आपका WH हो जाएगा किसके प्रोपोर्शनल, F के प्रोपोर्शनल, सीधी बात। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं आपको क्वेश्चन भी करके बताता हूँ सिंपल फॉर्म में। क्वेश्चन बनता है आपके पास, मान लो कि आपके पास, सबको ध्यान समझना, अगर आपके पास 100 वॉट आपका लॉस है, WH है, किस पे, 500 वोल्ट कॉमा 500 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्ज पे, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि अगर मैं इसको कितना कर दूं, 250 वोल्ट कॉमा 25 हर्ट्ज, तो करके देख लो। पहले वाले केस में V बाय एफ का कितना 10 आ रहा है, सेकंड वाले केस में कितना आ रहा है, V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट, मतलब 10 आ रहा है, मतलब BM आपका कांस्टेंट है, V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो इस केस में जो WH हो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब देखो पहले जब 100 वॉट पावर थी उस टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी, 50 हर्ट्ज थी, फ्रीक्वेंसी को आपने हाफ कर दिया तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सिंपल सी बात, इसका कितना हो जाएगा, 50 वॉट। समझ में आया। है ना, ये क्वेश्चन आने वाला है, लिख के ले लो, है ना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही है। ठीक है, ये आपका केस 1 हो गया। लेकिन मान लो अगर आपके ट्रांसफॉर्मर के इसमें, है ना, आपका V बाय एफ तो कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, आपका V बाय एफ का रेशियो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इज नॉट कांस्टेंट। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो WH होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, BM की पावर 1.6 इंटू एफ। तो अगर आप यहां वैल्यू पुट, कितना हो जाएगा, WH प्रोपोर्शनल टू V1 अपॉन V1 कितना, पावर 1.6 अपॉन F की पावर 1.6 इंटू F की पावर 1, यहाँ पे इसको जब सॉल्व करते हो जाएगा WH प्रोपोर्शनल टू V1 की पावर 1.6 F की पावर 0.6। ये हो जाएगा, मैं साइड में हो जाता हूं, पहले नोट कर लो। हो गया, जल्दी से कंफर्म करेंगे सबको नोट करने के बाद। अब पता हम लोग ये काम क्या करेंगे, जो हम लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं ना, ये इसको हम लोग हर मंथ को रिवाइज करेंगे, है ना। हम लोग का एग्जाम तो ठीक है अभी हुआ हुआ जैसा भी हुआ,
है ना, हम लोग एक हैबिट डाल लेंगे, महीने में एक बार हम लोग अपने जो शॉर्ट नोट बना रहे हैं इसको जरूर रिवाइज करें। ठीक है, चलिए इतना हो गया, है ना। तो हमने यहाँ पे दो केसेस के बारे में बात करी। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, ड्यूरिंग मतलब ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, मतलब ट्रांसफॉर्मर के ऑपरेशन के टाइम में, है ना, आपके पास जो डब्ल्यू एच है ना, वो है आपका 100 वॉट। ठीक है, मतलब आपका डब्ल्यू एच कितना, 100 वॉट है। वोल्टेज आपका है 500 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज। 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज में आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो कितना है, 100 वॉट। अब आपसे बोला जा रहा है कि वोल्टेज आपका अभी भी 500 है, फ्रीक्वेंसी को आपने 25 हर्ट्ज कर दिया, तो यहां पे डब्ल्यू एच क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? क्या बोलोगे? है ना, ये वोल्टेज अभी भी 500 वोल्ट है, ये अभी भी 500 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी को आपने कम किया तो आपका डब्ल्यू एच भी यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। तो यहां पे जो ये आपका फ्रीक्वेंसी कम होगा तो डब्ल्यू एच भी आपका यहां पे क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे माइनस साइन आएगा यार, यहाँ पे माइनस साइन आएगा ना। तो आपका अगर फ्रीक्वेंसी आप कम करो तो डब्ल्यू एच इंक्रीज होगा, है ना। ये मैं गलती मानता हूँ अपनी, ठीक है ना, गलती मानता हूँ, मैंने माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस में होगा, ध्यान नहीं दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पे माइनस में होगा, V1 की पावर 1.6, F की पावर -0.6 होगा। हाँ बिल्कुल सही बोले थे साहब, वो डिनोमिनेटर में होगा, लेकिन अगर मैं न्यूमरेटर में लेके आता हूँ तो -0.6 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं किसके बारे में थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में, आपका एडी करंट के बारे में। ठीक है, एडी करंट के बारे में सेम यहाँ पे दोनों केस लेके देखूंगा क्या होता है। एडी करंट लॉस, फॉर्मूला क्या होता है आपका, फॉर्मूला होता है आपके पास डब्ल्यू ई बराबर के बी एम का स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे केस वन लेता हूं, जहां पे मैं क्या लेता हूं, v बाय एफ के रेशियो कांस्टेंट लेता हूं। जहां पे मैंने क्या किया, v बाय एफ का जो रेशियो है उसको मैंने कांस्टेंट लिया, मतलब मेरे पास bm तो कांस्टेंट है। अगर bm कांस्टेंट तो w किस प्रपोर्शनल हो जाएगा, इस केस में जो we है वो प्रपोर्शनल होगा, k गायब हो जाएगा, t गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा पास एफ स्क्वायर। जो we है वो एफ स्क्वायर का प्रपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करके बता दूं क्या आपको मैं, एक क्वेश्चन करके बता दूं क्या, क्वेश्चन करके देख लो। क्वेश्चन आपके पास है, मान लो आपका ये 100 वॉट है, लॉस कितने में, जब आपके पास जब आपके पास यहाँ पे 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज था तब। ठीक है, तब इतना आपका डब्ल्यू था। लेकिन अगर मैं इसको करता हूं कितना, 250 वोल्ट 25 हर्ट्ज, तो डब्ल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन बनता है आपके पास। तो डब्ल्यू कितना बने, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे
100 वॉट, देखो आपका V बाय एफ कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है, चेक करके देख लो इन दोनों को डिवाइड करके, V बाय एफ कितना आएगा 10, इसको देखो कितना आएगा 10, मतलब कि V बाय एफ का रेशियो अभी भी सेम है। तो आप बोलोगे यहाँ पे कैसे, W किसके प्रोपोर्शनल होगा, F इसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आप यहाँ पे ऐसे सॉल्व करोगे 100 वॉट पावर है किसमें, 50 स्क्वायर में, तो 25 के स्क्वायर में कितनी पावर होगी, डब्ल्यू ई होगी। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो डब्ल्यू ई इक्वल टू हो जाएगा 25 का स्क्वायर इंटू 100 डिवाइड बाय 50 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 25/50 हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो कितना 25 वोट। ये मैंने एक शॉर्ट में क्वेश्चन करके बता दी, क्यों बता दिया क्वेश्चन सॉल्व करके भाई, क्योंकि आपको इसका यूज करते बने ना, एग्जाम में तो क्वेश्चन बनना है 100%, क्वेश्चन तो बनना ही है, गारंटी इस चीज की, ट्रांसफॉर्मर में क्वेश्चन बने और आपका एडी करंट और आयरन लॉस से क्वेश्चन हमें, तो बहुत मुश्किल की बात है कि ऐसा कभी बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला केस, जब V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट होगा तब। अगर मान लो V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है तब क्या, केस 2, अगर आपके पास V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, V बाय एफ इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब BM भी कांस्टेंट नहीं होगा। तो आपके पास जो WE होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, देखना जो WE है वो प्रपोर्शनल होगा किसके, के तो हट जाएगा, तो यहाँ पे BM की वैल्यू क्या हो जाएगी, V स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, मतलब V1 का स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर ऑलरेडी था, यहाँ से एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो WE होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, V1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। WE आपका प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे V1 के स्क्वायर के। इसको भी मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना चाहूंगा। क्वेश्चन क्या है, सबको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास 100 वॉट पावर है, मतलब 100 वॉट आपका एडी करंट लॉस है, कब है ये लॉस, कब होता है, ये लॉस होता है जब आपके पास 500 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज है। इस केस में आपके पास जो एडी करंट हो कितना, 100 वॉट। अब बोला जा रहा है कि अगर मैं ऐसा कर दूं कि मेरे पास वोल्टेज अभी भी कितना है, 500 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी को दूं मैं 40 हर्ट्ज, तो मेरे पास यहाँ पे WE कितना हो, तो क्या बोलोगे, चेक करोगे पहले, V बाय एफ 500/50 कितना होता है, 10, 500/40 कितना होगा, नहीं पता कितना होगा, लेकिन इतना पता बराबर तो नहीं होगा, 10 तो नहीं होगा, तो मुझे पता है, मतलब जो मेरे पास यहाँ पे V बाय एफ का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, मतलब सेकंड वाले केस में जाना है, तो इसमें जो WE है किसके प्रोपोर्शनल होता है, V1 के प्रोपोर्शनल, और दोनों V1 कितना 500 500, तो क्या आपका WE चेंज होगा क्या यहाँ पे, तो आपको जो WE होगा कितना होगा, 100 वोट। W 100 वॉट क्यों हुआ, क्योंकि आपका जो W है किसके प्रोपोर्शनल, V1 के प्रोपोर्शनल होता है, दोनों केस में V1 तो चेंज हुआ नहीं है। समझ में आया सबको ये दोनों क्वेश्चन, सभी लोग कंफर्म करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, ओके चलो। अब हम बात करते हैं, हमारे ट्रांसफॉर्मर में कुछ टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट को हम लोग देखते हैं कि पोलैरिटी टेस्ट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्या होता है, और ओपन सर्किट टेस्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं आपका टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। हम अपने ट्रांसफॉर्मर में कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं, टेस्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहला जो टेस्ट हम प्रोवाइड करते हैं ना अपने ट्रांसफॉर्मर में, वो होता है पोलैरिटी टेस्ट।
हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला टेस्ट होता है, वो होता है पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है कि हमको देखना है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है उस पर जो कपलिंग है वो पॉजिटिव कपलिंग है या निगेटिव कपलिंग है, मतलब उसमें सीरीज एडिटिव पोलैरिटी है या सीरीज सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है, मुझे ये जानना है। उसमें जो कपलिंग है वो एडिटिव है या सब्ट्रैक्टिव है, मुझे ये जानना है। तो पोलैरिटी टेस्ट में मैं क्या करता हूं, मैं अपने ट्रांसफॉर्मर में, जैसे मेरा ट्रांसफॉर्मर है ये, सबको ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरे पास ये ट्रांसफॉर्मर, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों टर्मिनल्स को यहाँ पे ऐड कर देता हूं, सबको ध्यान से समझिए। इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं और यहाँ पे मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे क्या वोल्ट मीटर, अगर ये वोल्ट मीटर की रीडिंग, बस मान लो यहाँ पे E1 वोल्टेज है, यहाँ पे आपका E2 वोल्टेज है ना। तो अगर ये जो वोल्ट मीटर लगाया है मैंने, अगर ये वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आती है, E1 प्लस E2, तो आप समझ जाना है भाई इसकी पोलैरिटी क्या होगी, सीरीज एडिटिव पोलैरिटी। मतलब हमारे पास जो पोलैरिटी टेस्ट किया, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है किस पोलैरिटी का है, एडिटिव पोलैरिटी का। क्या बोलोगे आप इसको, जब दोनों वोल्ट मीटर की रीडिंग सम आ रही है, इसका क्या बोलोगे आप यहाँ पे, कैसा आपके पास ये एडिटिव पोलैरिटी, ठीक है। लेकिन अगर जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो आपकी आ रही कितना, V इक्वल्स टू E1 माइनस E2 के बराबर, ठीक है। तो उस केस में बोलोगे कि भाई आपकी पोलैरिटी यहाँ पे क्या होगी, वो सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी हो। तो सब कुछ किससे जज होगा आपका, वो आपका जज होता है किससे, आपकी वोल्ट मीटर की रीडिंग से। सबको समझ में आया, सेकंड वाला समझ नहीं आया। सेकंड वाले केस में मैंने क्या बोला, देखना देखना बता देता हूं यार मैं, क्या बोला मैंने, देखो V बाय एफ आपका कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो कि क्या हो, W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V बाय एफ का स्क्वायर, तो V बाय एफ का स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो W ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, V1 स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मैंने क्वेश्चन लिया कि 500 वोल्ट और 50 हर्ट्ज में जो आपका लॉस है कितना, 100 वॉट है। तो 500 वॉट और 40 हर्ट्ज में कितना लॉस होगा। तो आपको देखना, सबसे पहले चेक करना है हमेशा क्वेश्चन में कि V बाय एफ कॉन्स्टेंट है कि नहीं है। आपने चेक किया, कितना यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 10 नहीं आया, मतलब ये आपका कांस्टेंट नहीं, मतलब सेकंड वाले केस की बात होगी। मतलब जो डब्ल्यू है वो V1 के प्रोपोर्शनल होगा, V1 के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा। फिर आप देख लिया, चलो ठीक है चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्ट था, 500 वोल्ट था। तो 500 वोल्ट में 100 वॉट आया है, तो 500 वोल्ट में कितना होगा, 100 ही आएगा ना। क्यों चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज तो चेंज ही नहीं हुआ। और डब्ल्यू इस केस में V1 के प्रोपोर्शनल ही होता है, ठीक है। ठीक है, चलो। तो ये हमारा हो गया पोलैरिटी टेस्ट। पोलैरिटी टेस्ट में इसमें एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि अगर मान लो E1 है आपका 220 किलो वोल्ट, ये है 750 किलो वोल्ट, तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगाना पड़ेगा ना, वो कितना होगा, लगभग 1 मेगावाट रेटिंग का वोल्ट मीटर आपको लगाना पड़ेगा। और इतनी रेटिंग का वोल्ट मीटर आपको मिलता भी नहीं है ना। तो अब आप इस केस में कैसे करोगे, इस केस से बचने के लिए, मतलब अगर आपको इतनी हाई रेटिंग का वोल्ट मीटर नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए पोलैरिटी टेस्ट का एक तरीका और है, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, डीसी किक टेस्ट, है ना। पोलैरिटी टेस्ट का पता करने का एक तरीका और है, उस तरीके का नाम है यहाँ पे डीसी किक टेस्ट। उस तरीके का नाम क्या है यहाँ पे, डीसी किक टेस्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, इस टेस्ट में डीसी किक टेस्ट में हम अपने ट्रांसफॉर्मर को डीसी सप्लाई से ऑपरेट करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर को हम अपने डीसी सप्लाई देते हैं।
ये मेरी हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, ये लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो हम क्या करते हैं डीसी किक टेस्ट में, हम अपनी हाई वोल्टेज वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं। जब डीसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे तो कोई इंड्यूस होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा कि डीसी है, फ्लक्सेस तो होगा नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा। तो पहली बात ध्यान देना, हमको ट्रांसफॉर्मर को कभी भी डीसी में ऑपरेट नहीं करना होता है। अगर हम ट्रांसफॉर्मर को डीसी से मतलब डीसी सप्लाई से ऑपरेट करेंगे तो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग बंद हो जाती है। बट हम यहाँ पे जानबूझ के इसको डीसी में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, चालू किया फिर बंद कर दिया, विद इन सेकेंड, एक सेकेंड के लिए बस हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, हम इसको विद इन सेकेंड के लिए ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम इसको कंटिन्यूसली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हम इसको एक सेकेंड के लिए बस ऑपरेट कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं एक छोटा सा अपना एमीटर, मूविंग कॉइल हम लोग अपना यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं, मतलब सेंटर 0 पीएमएमसी। क्या आपके पास यहाँ पे जो एमीटर है यहाँ पे वो कैसा आपका सेंटर 0 पीएमएमसी, ये आपका 0 है, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव रीडिंग है, यहाँ पे आपकी नेगेटिव रीडिंग, ठीक है। तो अब क्या होता है, जैसे आपने इसको ट्रांसफार्मर को डीसी में ऑपरेट किया, एक सेकंड के लिए आप चालू करोगे, मैं यहाँ पे स्विच बना देता हूँ, ये देखना, ये आप लोग चालू है अभी, ये तो यहाँ पे स्विच लगा दिया। जैसे आप यहाँ पे इसको ऑन करोगे विद इन 1 सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए, तो क्या होता है, ये पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आता है। अगर ये पॉइंटर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में किक हुआ, अगर ये पॉइंटर आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में किक हुआ, मतलब वो आपका एडिटिव पोलैरिटी है, मतलब अगर पॉजिटिव साइड गया मतलब एडिटिव पोलैरिटी है। लेकिन अगर ये जो पॉइंटर है अगर वो निगेटिव तरफ गया मतलब वो आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है। तो इस मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर को डीसी में ऑपरेट करते हैं, बिल्कुल एक सेकंड के लिए, एक सेकंड से भी कम टाइम के लिए। बस हमको क्या जज करना है, इस पॉइंटर के किक को देखना कि इसका पॉइंटर किधर गया। पॉजिटिव साइड गया तो मतलब आपका एडिटिव पोलैरिटी है, अगर नेगेटिव साइड गया मतलब आपका सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी है। तो क्या बोला मैंने वहां पे, अगर ये फॉरवर्ड किक है मतलब आपकी पोलैरिटी यहां पे क्या होगी, एडिटिव होगी। ठीक है। और अगर आपको यहां पे बैकवर्ड मिला, अगर आपको यहां पे बैकवर्ड किक मिली तो उसको आप बोलोगे आप यहां पे क्या, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ठीक है। एक बात ध्यान देना, आपसे एक दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर डीसी किक टेस्ट में क्या जरूरी है कि आप हाई वोल्टेज वाइंडिंग को डी सप्लाई दो। हाँ ये जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपका जब यहाँ पे डीसी में क्या होता है, यहाँ पे इंड्यूस तो होने वाला नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगी। तो उस करंट को कम करने के लिए आप तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो, रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसपे ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स किसमें होते हैं, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में होते हैं। तो आप यहाँ पे पर्पसफुली हाई वोल्टेज वाइंडिंग को डीसी से ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि उसका थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है, हाई वोल्टेज वाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, इस वजह से हम इसको डीसी से ऑपरेट करते हैं जिससे हमारी वाइंडिंग बर्न ना हो। लेकिन ध्यान देना, डीसी किक टेस्ट में आपको बहुत ही मोमेंटरी सेकेंड के लिए क्या देना है, आपको सप्लाई देना होता है। सभी को क्लियर हुआ इतना, क्या सभी को ट्रांसफॉर्मर का जो पहला टेस्ट है पोलैरिटी टेस्ट वो क्लियर हुआ, हमने दोनों मेथड से पढ़ा है ना। और मैंने आपको इसमें यह भी बता दिया कि ट्रांसफॉर्मर को अगर डीसी में ऑपरेट करोगे तो ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग बंद हो जाएगी, क्योंकि वहां पे कोई बैक ईएमएफ तो क्रिएट होता नहीं है, जो इवन इंड्यूस होता था ना वो तो हुआ नहीं है। मतलब आप ऐसा मान लो कि यहाँ पे दिया 100 वोल्ट, इसका 0.1, तो 100 डिवाइड बाय 0.1 1000 एम्पीयर करंट आपकी फ्लो होगी और आपके ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को बंद कर देगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला टेस्ट। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे टेस्ट में, जो कि हमारा होता है कौन सा टेस्ट, आपका आपका होता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो हम बात करते हैं अपने ट्रांसफॉर्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में, ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। जैसे अगर हम बात करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, तो हमको ये समझना है कि ओपन सर्किट टेस्ट का पर्पस क्या है। ओपन सर्किट टेस्ट का पर्पस है हमको कांस्टेंट लॉस पता करना। इसका पर्पस यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट लॉस को पता करना। हमको पता है हमारे ट्रांसफॉर्मर में जो कांस्टेंट लॉस होता है वो होता है आपका आयरन लॉस या फिर कोर लॉस।
हमारा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं पे भी शायद हमने कहीं बताया था ना आपको ये लॉस के बारे में, कॉपर लॉस होता है आपका वेरिएबल, क्योंकि करंट पर डिपेंड करता है, और ये जो आयरन लॉस आपका होता है कांस्टेंट, मतलब एडी करंट लॉस भी और हिस्टेरेसिस लॉस भी कांस्टेंट होता है। कोर लॉस होता है आपका कांस्टेंट, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, है ना। ओपन सर्किट टेस्ट होता है कांस्टेंट लॉस पता करने के लिए, जो हमारा क्या होता है आयरन लॉस। ये हमारा पहला पर्पज है, इससे हम ओपन सर्किट टेस्ट ये पता कर लेते हैं। और दूसरा हम ये चीज पता करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट से कि हमारा जैसे मान लो ये पता है कि ओपन सर्किट टेस्ट मतलब हमारा जो आयरन लॉस है, मैं बोलता हूँ कि हमारा जो आयरन लॉस है वो 500 वॉट। तो ये 500 वॉट में कुछ हिस्सा किसका होगा, एडी करंट का होगा, कुछ हिस्टेरेसिस का होगा, क्योंकि दोनों लॉस होते हैं ना, आयरन लॉस में दोनों लॉस आते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस भी आता है, एडी करंट लॉस भी आता है। तो अगर हमको सेपरेट करना हो, हमको क्या करना हो, सेपरेट करना हो कि कितना हिस्टेरेसिस है कितना एडी करंट है, उसके लिए भी हम लोग ओपन सर्किट टेस्ट को पता लगाते हैं, निकालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, टू सेपरेट WE एंड WH, दोनों को हमको सेपरेट करना, तो हम लोग क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। और तीसरी चीज जो हमारा पैरामीटर होता है इसमें निकालने का, जो मेन एम है वो ये है ओपन सर्किट टेस्ट को निकालने का, कि हम लोग कहीं ना कहीं जो संट ब्रांच पैरामीटर दिया था आपको इक्विवेलेंट सर्किट में, R0 X0, हमको R0 और X0 की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट को निकालने के तीन पर्पज है, या तो आयरन लॉस निकालना होगा, या तो WE और WH को सेपरेट करना होगा, या फिर आपको R0 और X0 की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, R0 एंड X0 कैलकुलेशन, इसको हम बोलते हैं संट ब्रांच पैरामीटर बोलते हैं ना, याद रखना, इसको हम लोग संट ब्रांच पैरामीटर भी बोलते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या कहते हैं, नाम है ना ओपन सर्किट टेस्ट, मतलब हम इसमें लोड को ओपन करते हैं, है ना। ओपन सर्किट टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोड को ओपन कर देते हैं, हमारा सर्किट कुछ ऐसा बन जाए। एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर है, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने, ये मेरी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये मेरी आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया ओपन। क्यों ओपन किया, क्योंकि नाम ये ना ओपन सर्किट टेस्ट, मुझे लोड को ओपन करना, तो लोड को ओपन कर दिया। जब लोड को ओपन कर दिया तो मुझे ये बताओ क्या होगा, लोड को ओपन करने से मतलब आपकी I2 करंट जीरो हो गई, हाँ या ना। यहां पे भी आता हूं प्राइमरी साइड, यहां पे मैं क्या करता हूं देखना, यहां पे मैं एक वोल्ट मीटर लगाता हूं, ये वोल्ट मीटर हो गया। यहां पे मैं एक एमीटर लगाता हूं, ठीक है, और यहां पे मैं एक वॉट मीटर भी लगाता हूं। वॉट मीटर समझते हो क्या होता है, करंट कॉइल पोटेंशियल कॉइल, ये ठीक है। ये आपका है वोल्ट मीटर, ये है आपका एमीटर, और ये आपका यहाँ पे W वॉट मीटर। ठीक है, तो यहां पे समझना ओपन सर्किट टेस्ट में होता क्या। जैसे मान लो आपने यहाँ पे सप्लाई दी कुछ, आपने सप्लाई दी, सप्लाई देने से यहाँ पे क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी आई म्यू, कौन सी करंट फ्लो होगी, आई म्यू। वो जाके इस ट्रांसफॉर्मर पे क्या क्रिएट कर देगी, आपका आपका फ्लक्स क्रिएट कर देगी। ठीक है, क्योंकि आई म्यू करंट यहाँ पे आई है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, इसमें कोर भी है, तो आपका कोर लॉस भी होगा। तो उस कोर लॉस को होने के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, एक दूसरी करंट फ्लो होगी यहाँ पे सप्लाई से, जिसको हम बोलते हैं IW। तो यहाँ पे आपका कोर लॉस भी हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे I2 करंट जीरो है, तो यहाँ पे फाइव टू डैश तो आएगा नहीं, जब फाइव टू नहीं आएगा तो यहाँ पे प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट नहीं होगी। मतलब इस पूरे ऑपरेशन में हम देख सकते हैं कि कॉपर लॉस तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ कॉपर लॉस, क्योंकि आपका I2 जीरो है। जब I2 जीरो है तो आपका प्राइमरी काउंटर बैलेंसिंग करंट भी जीरो है, मतलब ना तो आपका प्राइमरी साइड कॉपर लॉस हुआ, ना तो सेकेंडरी का हुआ। तो पूरे ट्रांसफॉर्मर में कौन सा लॉस हुआ, आपका कॉपर लॉस हुआ, कोर लॉस हुआ। पूरे ट्रांसफॉर्मर में कौन सा लॉस हुआ, आपका आयरन लॉस हुआ ना,
क्योंकि आपका कहीं पे कॉपर लॉस तो हुआ नहीं, सेकेंडरी में करंट जीरो है, प्राइमरी साइड की मेन करंट जीरो है। आईएमयू और आईडब्ल्यू बहुत कम करंट होती है, आईएमयू और आईडब्ल्यू 2 3 4 5% होती है ना, तो ये करंट बहुत ही कम है, तो आपका प्राइमरी साइड भी ऑलमोस्ट करंट कम है, सेकेंडरी साइड भी करंट है ही नहीं, मतलब आपका यहाँ पे आपका कॉपर लॉस तो हो ही नहीं रहा। कौन सा लॉस हो रहा है आपके पास यहाँ पूरा पूरा आयरन लॉस हो रहा है। तो जो वॉट मीटर की रीडिंग देगी वो क्या होगी आपकी पूरी की पूरी आयरन लॉस। हमने जो यहाँ पे वॉट मीटर लगाया है वो हमारा क्या हो जाएगा, आपका पूरा का पूरा आयरन लॉस की रीडिंग यहाँ पे देगा। क्या बोला मैंने यहाँ पे, आपका जो वॉट मीटर है उसकी जो रीडिंग क्या होगी वो आपका आयरन लॉस की रीडिंग होगी, वो हमारा क्या होगा आयरन लॉस की रीडिंग होगी। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग यहाँ पे जो वॉट मीटर लगाए हैं, हम लोग यहाँ पे जो वॉट मीटर लगाए हैं वो वॉट मीटर जो है, तो जो हमने यहाँ पे वॉट मीटर लगाया हुआ है वो किस टाइप का वॉट मीटर है। आप देखो हमारा ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे किस मोड पे है, नो लोड कंडीशन पे। जब वो नो लोड कंडीशन में तो उसका पावर फैक्टर हमेशा 0.5 से कम होता है। याद रखना आपके ट्रांसफॉर्मर का जो पावर फैक्टर है वो 0.5 से कम होगा। अभी 1 2 3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था वॉट मीटर में दो टाइप के वॉट मीटर होते हैं, एलपीएफ वॉट मीटर और एचपीएफ वॉट मीटर। जिन ऐसे वॉट मीटर जिनका पावर फैक्टर 0.5 से कम ऑपरेट करते हैं उसको बोलते हैं एलपीएफ वॉट मीटर। तो यहां पे जो वॉट मीटर लगा कैसा होगा, वो एलपीएफ वॉट मीटर होगा। यहां पे जो वॉट मीटर लगा है वो कैसा लगा आपका, एलपीएफ वॉट मीटर लगा हुआ। ठीक है। एक और चीज बनती है कि जो हम ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो ये वाला देखो हमने टेस्ट कहां परफॉर्म किया है, लो वोल्टेज साइड पे परफॉर्म किया। क्यों किया है, क्योंकि हमको यहाँ पे जो सप्लाई देनी है रेटेड वोल्टेज, हमको यहाँ पे क्या रेटेड वोल्टेज देना है ना इनपुट पे। तो रेटेड वोल्टेज कम होगा किसकी, लो वोल्टेज के लिए। लो वोल्टेज मान लो यहाँ पे 50 वोल्ट है, यहाँ पे 5000 वोल्ट है, तो आपका 50 वोल्ट में काम बन जाएगा। तो कम वोल्टेज में आपका एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट को हम लोग लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करते हैं। हम चाहे तो इसको हाई वोल्टेज से भी परफॉर्म कर सकते हैं, उतना ही लॉस आएगा हमें, पता नहीं कुछ अलग वैल्यू आ जाएगी, बट थोड़ा सा हमारे लिए महंगा पड़ जाएगा टेस्ट को परफॉर्म करना। लेकिन अगर वो टेस्ट हम लो वोल्टेज साइड करेंगे तो हमारा टेस्ट थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, लो वोल्टेज हमारा काम चल जाएगा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन लो वोल्टेज साइड। टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं कहां पे, लो वोल्टेज साइड पे। ठीक है। ओके। अब याद रखना हम लो वोल्टेज, देखो ये बताओ ट्रांसफॉर्मर में यहाँ पे आईयू करंट बहुत कम है, आईडब्ल्यू भी बहुत कम करंट है, मतलब आई नॉट करंट जो यहाँ पे नो लोड करंट बहुत कम करंट है, मान लो 1 एम्पियर करंट है एग्जाम्पल तौर पे, और ये एमीटर लगा आपका 1000 एम्पियर तक का। तो आप ये सोचो ना कि ये करंट तो बहुत कम है, आप इस पॉइंटर देख ही नहीं पाओगे, तो आप ये चाहते हो ना कि ये करंट थोड़ा ज्यादा रहे, है ना, एटलीस्ट इतनी रहे कि मैं उसको मेजर कर पाऊं। तो ये आपका लो वोल्टेज साइड है, लो वोल्टेज है, पावर का सेम देखोगे, लो वोल्टेज तो करंट ज्यादा होगा, तो आपका आईयू और आईडब्ल्यू एटलीस्ट इतना अमाउंट में तो होगा कि आप उसको एमीटर से रीड कर पाओगे, आप उसको देख पाओगे, इतना सफिशियंट अमाउंट में होगा अगर आप इसको लो वोल्टेज साइड परफॉर्म करोगे तो, है ना, आप नो लोड करंट को एमीटर में रीड कर पाओगे। अगर आप उसको हाई वोल्टेज सेट कर दोगे ना तो करंट तो और कम हो जाएगी, तो आप तो रीड ही नहीं कर पाओगे, जीरो ही दिखाई देगा आपको भाई, जीरो, जब चाहे कुछ कुछ करंट होगी वो आपको जीरो ही शो करेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। तो अब मान लो हमने टेस्ट परफॉर्म कर दिया। अच्छा हाँ एक चीज और, हम इस टेस्ट में हम लोग कितना वोल्टेज देते हैं, आपका रेटेड वोल्टेज देते हैं ना इसमें, याद रखना ये चीज। हम ये जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो किस में करते हैं, रेटेड वोल्टेज में करते हैं। टेस्ट को हम लोग लो वोल्टेज साइड पे ऑपरेट करते हैं और टेस्ट किसमें करते हैं, रेटेड वोल्टेज पे करते हैं। मतलब अगर इसकी रेटिंग है 500 वोल्ट तो आपको इनपुट में 500 ही वोल्ट देना, 400 वोल्ट मत दे देना। लो वोल्टेज पे जितनी भी रेटिंग है उतनी ही वोल्टेज पे आपको उसको ऑपरेट करना है। ठीक है। ओके। अब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 रीडिंग मिल चुकी हैं, इस टेस्ट से आपको 3 रीडिंग मिल जाएंगी, कौन कौन सी रीडिंग मिल जाएगी, इस टेस्ट से आपको तीन तीन रीडिंग मिल जाएगी, कौन कौन सी 3 रीडिंग मिल जाएगी, डब्ल्यू नॉट की रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है। आपको यहाँ पे आई नॉट की रीडिंग मिल जाएगी और आपको यहाँ पे V1 की रीडिंग मिल जाएगी।
ठीक है, तो आप पहले क्या करोगे, 3 रीडिंग आपको मिल चुकी है ना, ये आपको दे देगा किसकी, V1 की रीडिंग, एमीटर देगा आपका आई नॉट की रीडिंग, और वॉट मीटर देगा आपको W1 की रीडिंग। ये 3 रीडिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी इस चिट से। अब इसके थ्रू आपको क्या निकालना है, आर नॉट एक्स नॉट कैसे निकालोगे वो समझ। तो आपका यहाँ पे क्या करोगे, अगर पूछे यहाँ पे कॉस फाई नॉट कितना होगा तो कैसे करोगे, कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे W नॉट डिवाइड बाय V1 IW, मतलब V1 और हो जाएगा आई नॉट, इससे आपको कॉस फाई नॉट मिल जाएगा। इससे आप यहाँ पे निकाल लोगे आई म्यू करंट। आई म्यू करंट क्या होता है, आई नॉट इंटू कॉस फाई नॉट। इससे आप आई डब्ल्यू भी निकाल लोगे, क्या हो जाएगा आपका आई नॉट, सॉरी ये आपको हो जाएगा आई नॉट साइन फाई नॉट, ये हो जाएगा आपका आई नॉट कॉस फाई नॉट। ठीक है, आई म्यू आई डब्ल्यू आ गया, तो भाई अब आपसे आर नॉट एक्स नॉट नहीं निकाल पाओगे। कहीं ना कहीं मैंने फॉर्मूला बताया था आपको आर नॉट एक्स नॉट का, बताता हूँ कहाँ पे फॉर्मूला बताया था मैंने, कहीं पे मैंने आपको आर नॉट एक्स नॉट बताया था। आर नॉट कितना होता है V1 बाय आई डब्ल्यू, और एक्स नॉट क्या होता है V1 बाय आई म्यू, तो आप उन्हें निकाल लोगे यहाँ से, डेफिनेटली निकाल लेंगे। तो आपके पास यहाँ पे आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी कितना, V1 जो कि आपको रीडिंग मिली हुई है यहाँ पे, V1 डिवाइड बाय आपका हो जाएगा आई डब्ल्यू। तो यहां से आप निकाल लोगे एक्स नॉट की वैल्यू V1 अपॉन आई में। तो हमारा जो टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे आयरन लॉस बता दिए भाई, इसमें आयरन लॉस कितना होगा परसेंट टेस्ट में, जो आपका वॉट मीटर की रीडिंग होगी वही आपका क्या होगा, आयरन लॉस होगा या कोर लॉस होगा। ठीक है, आप यहाँ से आप बता सकते हो कि आर नॉट की वैल्यू कितनी है और आपका एक्स नॉट की वैल्यू बता सकते हो, और साथ में आप इनका सेपरेशन भी कर सकते हो। लेकिन वो चीज आपसे नहीं बनेगी एग्जाम में, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इसके लिए बहुत सारा लंबा प्रोसेस जाता है ना। W और WH का जो सेपरेशन है उसमें आपको क्या करना पड़ता है, वो अपन फुल कोर्स में डिस्कस करेंगे, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता उस चीज को। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को उतना ही स्ट्रिक्ट रख रहा हूं जितना कि आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सभी को यहां तक क्लियर, एक बार कंफर्म करिए, है ना। हम लोग को टेस्टिंग पूरा कंफर्म करके क्लास को बंद करेंगे ना, टेस्ट हो जाएगा तो हमारे पास रेगुलेशन इफिशियंसी बहुत जल्दी हो जाएंगे, फिर 3 फेज ट्रांसफर भी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरफ। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किसमें, अपने शॉर्ट सर्किट टेस्ट की तरफ। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, वो आपका पर्पस होता है आपके अपने ट्रांसफॉर्मर में क्या पता करना, वेरिएबल लॉस को पता। आपका जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो पर्पस है निकालने का वो क्या है, आपका वेरिएबल लॉस को निकालना, मतलब आपका कॉपर लॉस निकालना। ठीक है, दूसरा जो पर्पस है वो है आपके पास यहाँ पे क्या, आपको परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस एंड परसेंटेज इंपीडेंस निकालना। परसेंटेज रेजिस्टेंस, आपके ट्रांसफार्मर का परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस एंड परसेंटेज इंपीडेंस आपको निकालना। ठीक है, और साथ ही आपको यहाँ पे R01, X01 और Z01 की वैल्यू निकालनी। कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है आपको, R01, X01 एंड Z01 की वैल्यू निकालनी। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आप इसको परफॉर्म करते हो हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, आप यहाँ पे हाई वोल्टेज सेट करते हो और क्या करते हो कि आप इसमें इतनी करंट रखते हो कि रेटेड करंट फ्लो, आप इतना इतना सप्लाई दोगे कि इसमें आपके सेकेंडरी साइड में रेटेड करंट फ्लो। ठीक है ना,
लेकिन आप लोग यहाँ पे ये जो आपका टेस्ट है वो कहाँ परफॉर्म किया जाता है, हाई वोल्टेज साइड, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड आपका करंट कम होगा ना। टेस्ट को हमने क्या किया, परफॉर्म किया है कहां पे, हाई वोल्टेज साइड। ठीक है, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, तीन इंस्ट्रूमेंट लगाए होंगे, वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वॉट मीटर लगाया जाए। जो वॉट मीटर की रीडिंग होगी वही आपका कॉपर लॉस होगा। ठीक है, तो आपके पास अगेन यहाँ पे तीन रीडिंग मिल जाएंगी, है ना। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सब कुछ तो बताना नहीं है यहाँ पे, एक तरह से फील बस कराना था आपको डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पे आपने क्या किया, तीन रीडिंग मिलेंगी आपको, कौन कौन सी, एक मिलेगा आपको यहाँ पे W, मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पे वोल्टेज VSC, एक मिल जाएगा आपको यहाँ पे ISC, मतलब वोल्टेज वोल्ट मीटर की रीडिंग, एमीटर की रीडिंग, एंड आपका यहाँ पे वॉट मीटर की रीडिंग WSC। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप एक काम करोगे, अगर आप यहां से क्या कर दोगे, अगर आप यहां से क्या निकालना है आपको, ये परसेंटेज रेजिस्टेंस, परसेंटेज रिएक्टेंस, परसेंटेज जेड, ये निकालना है, R01, X01, Z01 निकालना है ना। तो याद रखना ये जो WSC है ना वही आपका कॉपर लॉस, जो WSC है वही आपका कॉपर लॉस। ठीक है ना, आपने कॉपर लॉस तो निकाल लिया, मतलब आपने वेरिएबल लॉस निकाल लिया। अब बात आती है दोनों चीजों को निकालने की। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, है ना, अगर आप यहाँ परफॉर्म करोगे क्या, VSC अपॉन ISC, दोनों का रेशियो ले लोगे। क्या कर दिया आपने यहाँ पे, VSC अपॉन ISC आपने कर दिया, इससे मिल जाएगा आपको किसकी वैल्यू, ZSC की वैल्यू। एक तो वैल्यू निकाल लिया आपने ZSC की, ठीक है ना, ओके। या फिर आप इसको Z01 बोलता हूँ मैं, Z01 की वैल्यू निकाल, ठीक है, ओके, Z01 की वैल्यू निकाल ली। फिर आप क्या करोगे, अगर आप देखोगे यहाँ पे ISC स्क्वेयर R01 किसके बराबर होता है, WSC के बराबर होता है। तो आप यहाँ से R01 की वैल्यू भी निकाल लो। कितना हो जाएगा R01 की वैल्यू आपका, WSC जो कि आपका यहाँ पे वॉट मीटर की रीडिंग है, डिवाइडेड बाय आपका शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो एमीटर की रीडिंग वो आपका ISC है, इससे डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे R01 की वैल्यू। एक ये वैल्यू मिल चुकी है, एक ये वैल्यू मिल चुकी है, मतलब Z01 भी मिल चुका है और आपका R01 भी मिल चुका है। तो X01 तो बच्चा बच्चा भी निकाल लेंगे ना, अंडर रूट ऑफ इम्पिडेंस का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये हमने इसको भी निकाल लिया। समझ में आया सभी को कि नहीं आया, लिखा ना मैंने हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड लिखा ना बेटा मैंने। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर है, बताइए। तो हमने यहाँ पे तीनों टेस्ट परफॉर्म कर लिए हैं, हमने जो तीनों टेस्ट थे वो हमने परफॉर्म यहाँ पे कर लिए। इफिशियंसी और पढ़ लें क्या, इफिशियंसी और पढ़ लें क्या, बताओ जरा, 10 मिनट लगेगा टाइम, इफिशियंसी और पढ़ लेते हैं। ठीक है, इतना टाइम नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आप ये समझो, इफिशियंसी और रेगुलेशन 15-15 मिनट का टॉपिक है आपका, सिंगल फेज खत्म, 3 फेज बचेगा बस। इफिशियंसी भी मैं अभी इसी क्लास में कर लूंगा, है ना। चलो इतना नोट कर लो सभी लोग फटाक से। मुझे लगता है कि आप लोग का ज्यादा मजा इसी में आ रहा है, फुल कोर्स पढ़ने में नहीं आता मजा, है ना। क्यों, है ना, ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि सुबह आज हम लोग 5वीं 6वीं क्लास ले रहे हैं, है ना, बिल्कुल सभी लोग हिल नहीं रहे हैं। फुल कोर्स में अगर 7 लोग होते ना, 8 लोग, तो ये हिल के 2 लोग बचते हैं लास्ट में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को फुल कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, आपको शॉर्ट इसी में मजा आ रहा है। तो सर ऐसे ही पढ़ाओ 3-3 पेज में। रिकॉर्डिंग कब मिलेगा, मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा रिकॉर्डिंग।
थोड़ी देर में मिल जाएगा, आधे घंटे में। ठीक है, हम लोग का एम तो बहुत लंबा एम लेके चले अपन, 18 तारीख के पहले 60% सिलेबस खत्म, है ना। 18 तारीख के पहले हम लोग 60% सिलेबस खत्म कर देंगे। बस आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो अपने हिसाब से। और एक चीज मैं और बोलूंगा, ये गलती मत करना कि आप यूथ पर्सन बुक उठा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ना, ये मत करना, है ना। या फिर ऐसा कर लो, एक चीज मैं कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या कर सकते हो। जैसे मान लो आपका यू डबल की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, यू डबल की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप क्या करो, आज जो है तो रात में 10-11 बजे उठाना बुक, है ना। उस पर आप कैसा करना, 5 के मल्टीपल क्वेश्चन करना, 5वां 10वां 15वां 20वां 25वां 30वां, ऐसे करके सॉल्व कर। तो 500 क्वेश्चन में 10 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, है ना। समझ में आई बात, मतलब क्या कि पूरी वैरायटी कवर कर लोगे 1 घंटे में, है ना। कल क्या करना है, 4 का मल्टीपल कर देना, 4 8 12 ऐसा करके। परसों क्या करना, फिर आप 3 का मल्टीपल सॉल्व कर देना, 3 30 300 ऐसा करके। समझ में आया, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी आपका टाइम ये है, ये नहीं कि आप एक एक सब्जेक्ट को पूरा दिन पढ़ो ना, आपका टाइम ये है कि सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ो, डेली पढ़ो थोड़ा थोड़ा, सभी क्वेश्चन सॉल्व करो, हर एक सब्जेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप सिर्फ ऐसा करोगे ना कि आज हम लोग सिर्फ ट्रांसफॉर्म बस पढ़ लिए और ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 28 के पेपर भाई भूल जाओगे है ना, 28 पेपर भूल जाओगे क्या क्वेश्चन सॉल्व किए हो। तो अभी क्या करना है आपको, कोई भी बुक उठाते हो उसके मल्टी सारे क्वेश्चन सॉल्व मत करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो, कुछ एक सीक्वेंस बना लो कि 5वां 10वां 15वां सॉल्व करना है मुझे, नेटवर्क मशीन का 10वां सॉल्व करना है, इस टाइप से। और शॉर्ट नोट्स आप इसको बहुत अच्छे से बना के चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, है ना। चलो आते हैं हम लोग कहाँ पे, आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका इफिशियंसी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इफिशियंसी के बारे में। अच्छा, एक चीज आपको मैं बताऊंगा, है ना, एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आप रिंकू सिंह को जानते हो, कितने लोग रिंकू सिंह को जानते हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो रिंकू सिंह को जानते हैं, बताइए। कोई किसी ने नाम सुना कि नहीं सुना अभी तक। क्यों, बताइए, बताओ जरा, किसी ने नाम सुना रिंकू सिंह का, नहीं सुना अभी तक। बताइए। के आर का प्लेयर है, इसके बारे में और क्या सुना आपने, है ना। अगर किसी ने नहीं सर्च किया, किसी ने नहीं पता, मैं बताता हूँ थोड़ा सा, है ना। मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूँ, अभी अभी कुछ 4-5 दिन पहले की बात है ना। के आर को, मतलब के आर जो अभी आईपीएल चल रहा है ना, आईपीएल जो चल रहा है उसमें के आर को 5 बॉल में 29 रन चाहिए थे। कितने चाहिए थे, 5 बॉल में 29 रन, 5 बॉल बची थी, और कितने रन चाहिए थे, 29 रन चाहिए थे। और 19वां ओवर चल रहा था, लास्ट ओवर चल रहा था, मतलब लास्ट ओवर तभी तो 5 बॉल बची थी। और बैटिंग में कौन थे, रिंकू सिंह, है ना। उन्होंने इतना बड़ा गेम खेल दिया कि उन्होंने इस 5 बॉल पे 5 छक्के मार के 30 रन बना दिए, है ना। ये उन्होंने जो काम किया ना, इतने फेमस हो गए वो, आप उनका वीडियो देखना, पुराने पता कितने छोटे से घर में रहते थे, है ना। मतलब आप उनका वीडियो देखोगे ना, यूट्यूब पे डला हुआ है, मतलब इतने छोटे से नॉर्मल से घर में रह रहे हैं वो, है ना। वो आज फेमस क्यों हुए, क्योंकि अगर ये सिचुएशन उनके पास नहीं आई होती है ना, तो क्या वो ऐसा परफॉर्म कर सकते थे, बताओ। अगर उनके सामने ये सिचुएशन ना होती, 5 बॉल में 29 रन, तो परफॉर्म कर पाते, नहीं कर पाते, इतना लंबा बड़ा नाम कर ही नहीं पाते। आपके साथ भी टाइम कम है, बॉल 5 है, लेकिन रन 29 बनाने, 29 रन बनाने, है ना। तो आप में से कौन कौन रिंकू सिंह बनना चाहेगा,
जो रिंकू सिंह बन जाएगा समझ जाओ वो आपका अपना नाम हमेशा के लिए हिट कर लेगा, ठीक है ना। तो बस आप यही समझ लो। चलो, बहुत बढ़िया प्लेयर है ना। चलो, तो अब हम बात करते हैं इफिशियंसी की। तो इफिशियंसी हमारी क्या होती है? इफिशियंसी हमारी होती है हमेशा से आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये हमारी होती है इफिशियंसी। अगर हम यहाँ पे आउटपुट पावर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा E2I2 cos φ2, E2I2 cos φ2, ये आपका आउटपुट पावर है, डिवाइड बाय अगेन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। इनपुट पावर क्या होता है? आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो क्या हो जाएगा आपका E2I2 cos φ2 प्लस लॉसेस। तो अगर हम यहां पे पूछे इफिशियंसी एट फ्रैक्शन ऑफ लोड, इफिशियंसी एट एक्स फ्रैक्शन ऑफ लोड, एक्स ऑफ लोड, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? ये फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास यहाँ पे एक्स इंटू E2I2 cos φ2, E2I2 cos φ2 डिवाइडेड बाय, ये सेम चीज रहेगी, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे ना, सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी, जो ऊपर लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, है ना। है ना, जो सेम चीज लिखी हुई यहाँ पे आ जाएगी, प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या? कॉपर लॉस, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर I2 का स्क्वेयर R02 प्लस आपका हो जाएगा डब्ल्यू आई मतलब क्या? आपका आयरन लॉस। एक रुपये अच्छा लिखता हूँ तो बहुत किचकिच हो गया है यहाँ पे, तो अच्छे से लिखता हूँ इसको मैं। ये आपका हो जाएगा कितना? ये आपका हो जाएगा एक्स इंटू E2I2 cos φ2 डिवाइडेड बाय एक्स E2I2 cos φ2 प्लस एक्स स्क्वेयर I2 का स्क्वेयर R02 प्लस WI। ये आपका एक्स फ्रैक्शन पे आपका आयरन लॉस मतलब क्या हो जाएगा? इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है। इफिशियंसी मैक्सिमम पाने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, वो आपका होता है क्या? वो होता है आपके पास यहाँ पे कि आपका जो फुल लोड कॉपर लॉस है, क्या होती कंडीशन आपका? जो फुल लोड कॉपर लॉस है वो बराबर हो जाएगा आयरन लॉस के। ये होता है आपके पास यहाँ पे क्या? आपका कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। मतलब आपके कहने का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे क्या बोलोगे? एक्स स्क्वेयर I2 स्क्वेयर R02, ये बोलो एक्स स्क्वेयर WCU इक्वल्स टू WI। तो अगर हम यहाँ से पूछे कि सॉरी एक मिनट, हम इसको बोलेंगे कि हमारा जो WCU है कॉपर लॉस है वो किसके बराबर हो? आयरन लॉस के बराबर हो। ये कंडीशन हो गई, ठीक है। ये बात ध्यान देना, कभी भी आप इसको उल्टा मत बोलना, है ना। ऐसा मत बोलना कि आयरन लॉस बिग इक्वल्स टू WCU, है ना। आयरन लॉस तो कभी चेंज नहीं हुआ भाई, आयरन लॉस तो फिक्स हो गया ना, कांस्टेंट लॉस है। वेरी कौन सा होता है आपका? कॉपर लॉस। जब कॉपर लॉस की वैल्यू आयरन लॉस के बराबर हो जाएगी तब जाके आपको मैजिक देखने को मिलेगी। ये हो गया। एक क्वेश्चन बनता है कि वो फ्रैक्शन क्या है, वो कौन सा फ्रैक्शन है जहां पे मुझे मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी, किस फ्रैक्शन ऑफ लोड पे मुझे मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ WI/WCU, मतलब आयरन लॉस डिवाइडेड बाय
फुल लोड कॉपर लॉस। ये वो फ्रैक्शन लोड है जहां पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। तो ये क्वेश्चन बनता है कि किस फ्रैक्शन में आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिलेगी। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस अपॉन अंडर रूट ऑफ फुल लोड कॉपर लॉस। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में बनते हैं, ये वाले एग्जाम्पल नहीं बनेंगे ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बने। क्यों नहीं बनेगा, इतना टाइम ही नहीं है पूछने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन बन जाएगा ना। बोल है कि आपका आयरन लॉस है 100, है ना, और फुल लोड कॉपर लॉस है आपका 400, तो आपका किस फ्रैक्शन में मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, क्या बोलोगे, अंडर रूट ऑफ 100/400, 1/4 मतलब 1/2 मतलब 50% लोड। 50% लोड पे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। एक बनता है आपका लोड केवीए का, इसको भी देख लेना आप लोग। एक क्वेश्चन और बनता है आपका कौन सा, लोड केवीए। कि आपका लोड केवीए क्या होगा एट मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये होता है आपका किसके बराबर, ये होता है आपके पास किसके बराबर, फुल लोड केवीए, फुल लोड केवीए इंटू अंडर रूट ऑफ आयरन लॉस डिवाइड बाय फुल लोड कॉपर लॉस। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपके पास एक 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, एक क्वेश्चन में करके बता देता हूं आपके पास क्वेश्चन कैसे बनता है। आपके पास 100 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है ना, उसमें जो आयरन लॉस है वो है आपका, मान लीजिए कितना है, 50 वॉट है ना। ये आपका पी आई कितना है, 50 वॉट है। पी सी यू आपका है यहाँ पे मान लो कितना, 200 वॉट है, ठीक है। तो आपका फुल लोड केवीए कितना होगा, मतलब आपका लोड केवीए कितना होगा। तो लोड केवीए का फॉर्मूला कैसे करोगे, आपका फुल लोड केवीए कितना है 100, तो 100 इंटू अंडर रूट ऑफ 50/200, कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 50 केवीए। ठीक है, सभी को क्लियर है यहां तक, बताइए। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे क्या, इफिशियंसी के बारे में। एक कर्व बनता है इफिशियंसी कर्व, वो ऐसा बनता है, वही मैं बना के दिखा देता हूं। हमारे पास यहाँ पे एक इफिशियंसी कर्व बनता है, उसको भी देखिए। यहाँ पे आपका लोड है ना, यहाँ पे आपका परसेंटेज इफिशियंसी है ना, यहाँ पे आपका क्या है मान लो लोड करेंट आई एन, ठीक है। तो आप जैसे मान लो यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, डब्ल्यू आई इक्वल्स टू डब्ल्यू सी, मतलब सॉरी डब्ल्यू सी यू इक्वल्स डब्ल्यू आई होगा, ठीक है, ऐसा। तो आपका कर्व ऐसा बनेगा। ये मतलब आपकी जो इफिशियंसी है ना, वो आपका इस टाइम पे मैक्सिमम मिल रही है। अगर आप इधर रीजन में जाओगे तो कम हो जाएगी, इधर जाओगे तो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफिशियंसी कर्व। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना, हमने इफिशियंसी भी पढ़ लिया है। बचा है हमारा रेगुलेशन और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, तो वो हम लोग कब डिस्कस करेंगे, अभी जो हमारी क्लास होगी ना। बताओ 1.5 घंटे तो ऐसे ही हो गए यार। कितने बजे क्लास है हमारी, 7 बजे, ठीक है। हाँ अरे 7 तो ऐसे ही बज गए। अरे साला, ये क्या हो रहा है यार, हाँ बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। क्लास को थोड़ा पोस्टपोन किया जाए क्या, बताइए, मैसेज कर दीजिए यार, मैसेज कर दीजिए। 8 PM पे कर लें क्या क्लास,
अब 10 बजे रखें क्या क्लास? पर यूनिट हो जाएगा यार, क्या टेंशन ले रहा हो? पर यूनिट इसमें थोड़ा ना आता है, पावर सिस्टम में आता है। और जितना आता है मैंने करा दिया, जितना इसमें पर यूनिट आता है ना वो मैंने करा दिया भाई। ठीक है, 8 बजे या 10 बजे या 9 बजे? 9 बजे में कितने लोग एग्री हैं? 9 बजे में कितने लोग एग्री हैं? अपनी क्लास 5 बजे थी ना यार, इतना दिक्कत लेट हो गया यार, 7 बज गए। चलो ठीक है, 9 बजे रख देते हैं ना, 9 बजे चलेगा। पावर स्टार भी कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। ठीक है ना, अभी 2 मिनट कुछ दिन के लिए पावर स्टार भूल जाओ। अभी फुल कोर्स नहीं लेंगे कुछ टाइम तक, जब तक इन लोग का एग्जाम नहीं हो जाता, उसके बाद फुल कोर्स में आएंगे। ठीक है, 9 बजे रख लेते हैं क्लास, ठीक है, 9 PM, डन।